अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आप ये खबर सुन के कर लें, क्योंकि पेट्रोल कितने रुपए सस्ता होगा, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है और कितने रुपए कम होंगे, इस हवाले से आवाम के लिए अहम खबर आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा, जिसमें आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है और आलमी मार्केट के तनाजुर में इब्तदाई वर्किंग तैयार भी कर ली गई है। ज़राए बताते हैं कि पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे और हाई स्पीड डीजल 97 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। और इसी तरह मिट्टी के तेल के हवाले से बात की जाए तो वो 2 रुपये 75 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। और इसी सिलसिले में ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन के इरसाल कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना तफसीली खुद आप ये कहें कि गौर खोज करेंगे और उसके बाद अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म कीमतों में कमी की हतमी मंजूरी भी दे देंगे, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक 16 अक्टूबर से किया जाएगा, यानी कि कल से। बिल्कुल ऐसी ही आप देखते हैं कि कल से नई कीमतों का इत्तलाक हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हमने माजी में देखा है, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि कोई धरनों की खबरें होती हैं, किसी ने एहतजाज करना होता है या इस तरह की खबरें आती हैं, तो फिर हमें पेट्रोल की कीमत में कमी नज़र आती है, हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी नज़र आती है, मिट्टी के तेल की कीमत में कमी नज़र आती है और वाज़े कमी नज़र आती है। अब ये अगर 6 रुपये की कमी जिस तरह से गजल बता रही है तो डेट विल मेक ए हेडलाइंस के 6 रुपये पेट्रोल कम हो गया हो जाए तो हाँ, अदरवाइज ये 1 रुपये 2 रुपये 1.5 रुपये इतना कम होता है और बढ़ता है तो 10-15 रुपये बढ़ता है। लेकिन खैर अल्लाह करे कि जिस तरह आपने कहा ये 6 रुपये ही कम हो। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको हम पेट्रोल से निकल के कुछ दुनिया भर की खबरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे मसले मसाइल तो वही है, खाना पीना, पेट्रोल, सैलाब आ गया नहीं आया, लेकिन दुनिया कुछ और कर रही है और दुनिया किसी और पैरामीटर पे तमाम तर चीजें देख रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चीनी साइंसदानों ने एक जदीद लेंस सिस्टम तैयार किया है जो तकरीबन 1 मील तकरीबन 1.6 किलोमीटर की दूरी से तिल के दाने जितने छोटे अल्फाज तक भी पढ़ने की सलाहियत रखता है। अच्छा। ये शानदार पेशरफ्त एक तकनीक के जरिए हासिल की गई है जिसे एक्टिव इंटेंसिटी इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है। इस तकनीक में लेंस को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वो फिजाई खलल यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्टॉर्शन होती है उसकी रुकावटों को अबूर करते हुए वो बारीक तफसीलात भी पढ़ सकती है जो रवायती जो दूरबीन है या फिर लेंस है वो नहीं देख सकता। तजुर्बात में इस सिस्टम ने दूरी से मिली जो बड़े दूर से मिलीमीटर जितने छोटे अल्फाज की वाज़ेह तस्वीर भी हासिल की। इसमें इंफ्रारेड लेंस उसका भी इस्तेमाल किया गया और एक दूर दराज के हदफ पर उसको डालकर वापस आने वाली रोशनी का बगौर मुशाहिदा किया गया और रोशनी में होने वाली तब्दीलियों का तज्जिया करके तस्वीर भी बनाई गई। इस फासले से एक आम दूरबीन सिर्फ धुंधले और बड़े खाके ही दिखा सकती है। अगरचा इस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए लेंस के दुरुस्त सीधा होना, उसका साफ रास्ता होना यह दरकार है, लेकिन मुहक्किकीन का मानना है कि यह निज़ाम आसार कदीमा, जंगली हयात की निगरानी और दूर दराज के इलाकों की जासूसी जैसे शोबों में इनकलाबी तब्दीलियां ला सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। फिर इसको हम सुपर लेजर कह सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा टेक्स्ट रीड कर सकता है फ्रॉम डिस्टेंस। तो इसमें देखिए जिस तरह से आपने चाइना के हवाले से बात की है ना, तो हम तकरीबन डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हम बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उनकी इनोवेशन के हवाले से बात करते हैं। इसी वजह से तो वो दुनिया में नंबर 1। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब देखें कि पिछले अभी 1-2 हफ्ते में जिस तरह से हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे थे, मतलब आ रही थी हमारे सामने, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें, जिसमें कोई ना कोई ऐसी इनोवेशन थी। एआई के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से बहुत काम किया है उन्होंने, और फिर कार सेफ्टी के हवाले से भी हमने आपको एक खबर दी थी। इस तरह और भी बहुत सी ऐसी आप ये कहें कि जो जिद्दत लाई जा रही है टेक्नोलॉजी में, वो चाइना से ही हमें कोई ना कोई खबर मिलती है, सैटेलाइट के हवाले से हो जाए या कुछ भी। तो अब ये जो तैयार, अब इसमें हर्डल्स भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि सारा जितनी दूर एक चीज जाती है उसमें फिर डिस्टॉर्शन भी आ जाती है। इब्तदाई मराइल में अगर इसके अगले मराइल की बात की जाए तो बहुत सारी प्योरिफिकेशन भी आनी है। उसके बाद कमर्शलाइज तो चले बहुत बाद में जाके होता है, प्योरिफिकेशन आनी है, फिर इसके नए वर्जन आने हैं, नए वर्जन के बाद वो खुद अपनी तैयारी करेंगे। और वो जो स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि वो स्टेबल रखना भी जरूरी है, तो उसमें कुछ ऐसा वर्जन भी लाएंगे कि अगर ये स्टेबल ना भी हो तो ये आपको वो दिखा सके। तो उस तमाम तर चीजें करने के बाद ही उसको कमर्शियल करेंगे, क्योंकि हर्डल इसमें अब आएंगी और उसके बाद ही जो कुछ भी पेशरफ्त हुई हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको ये देते हैं अमेरिका से। अमेरिका में एक गुलहरी ने पानी में
स्किंग करके देखने वालों को हैरान कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना के शहर में मुनक्किद होने वाली कैरोलिना क्लासिक फेयर में एक बासलाहियत गुलहरी, जिसको ट्रगी ने आप ये कहें कि उसने पानी में स्किंग करके नाजरीन को हैरान कर दिया। और जुम्मे से इतवार तक मुनक्किद होने वाली ये फेयर मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्विगी ने मुतअद्दिद परफॉर्मेंसेस दिखाई। और बासलाहियत गुलहरी ये नाम पाने वाली पहली गुलहरी नहीं है। सबसे पहली ट्विगी इसको आप कह लें, और ये कह लें कि लुआन कह लें, लुआन बेस्ट उनके शोहर ने 1979 में तूफान से बचाया था। और लुआन बेस्ट रिटायर होने से पहले मजमूई तौर पर 8 गुलहरियों को वाटर स्कीइंग की तरबियत भी दे चुकी थी। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजे से वो कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है इंसानों ने कम स्कीइंग की होगी, लेकिन वहाँ पे अब गुलहरियाँ भी स्कीइंग कर रही हैं, और सिर्फ स्कीइंग नहीं कर रही बल्कि उसका मुकाबला भी हो रहा है। और ये जिस तरह मैंने पहले भी पिछले स्टोरी में भी जब स्विच करने लगा था, तो मैंने ये कहा था कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हमारी प्रायोरिटीज यही है कि हमने रोजमर्रा जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, पेट्रोल कम किस तरह से होगा, दरने किस तरह से कम होंगे, कंटेनर्स किस तरह से हटेंगे, इंटरनेट किस तरह से खुलेगा, हमारी फेसबुक कब से बहाल होगी, इंस्टाग्राम कब से बहाल होगा। दुनिया की प्रायोरिटीज थोड़ी सी मुख्तलिफ है। दुनिया कुछ नया कर रही है, कुछ नया करने की कोशिश करती है, नए नए एडवेंचर करती है। जिस तरह से आप देख लीजिए कि अब गुलहरी स्कीइंग करेगी। हमारे यहाँ इंसान अभी तक स्कीइंग नहीं कर रहे, वो भी इस तरह से मुकाबले उनके नहीं हो पा रहे, वहाँ पे गुलहरियां कर रही हैं। सो ये क्या कहते होते हैं कि दूसरी दुनिया के कुछ मनाज़िर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर हम बात करते हैं ना दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो वही दूसरी दुनिया। हाँ एग्जैक्टली। और ऐसे ही है। और मैंने क्योंकि चीन की खबर बताई थी, इन्होंने अमेरिका की खबर बताई, और अमेरिका का जहाँ पे जिक्र हो तो वहाँ पे चीन का वापस जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस करना तो बहुत लाजमी हो चुका है। क्योंकि अमेरिका और चाइना अब एक दूसरे के साथ साथ ही हैं। एक सुपर पावर है, दूसरा सुपर पावर अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो आने वाले दिनों में शायद वो डिक्लेयर भी कर दें। चीन में एक 82 साला मामर खातून ने कमर के दर्द के इलाज के लिए एक मुनफरिद इलाज ढूंढा। अच्छा। और उन्होंने किया ये कि उनको किसी ने बताया ना, वो जिस तरह आपके यहाँ होते हैं नीम हकीम खतरा जान, हाँ, किसी पुरानी बुड्ढी ने बताया होगा, या बुड्ढे ने बताया होगा, या फिर किसी पुराने बाबा जी ने बताया होगा, या हकीम साहब ने बताया होगा कि आप जिंदा मेंढक खा लें। जिंदा मेंढक खा लें तो आपका जो स्टमक है उसके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही उन्होंने किया, और उन्होंने जिंदा मेंढक खा लिए, और बाद में ऐसी टीबी पेचीदगियां पेश आई कि उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया हांगजू सूबे में पेश आया। खातून को बताया गया था, मैंने पहले बताया कि जिंदा मेंढक खाना है और एक पुराना ये इलाज है जो कमर के दर्द को खुसूसन मोरों के लिए मुफीद है। खातून ने पहले दिन 3 मेंढक खा दिए। उन्होंने कहा जी चलो चलते चलते 1 नहीं 2 नहीं 3 खा देते हैं, और वो खाने भी जिंदा थे, जिंदा खा लिए। अगले दिन उन्होंने 5 मजीद खा लिए। सो यूं उनकी तादाद 8 हो गई। इब्तदाई तौर पर खातून को हल्का सा मैदे में दर्द महसूस हुआ, मगर चंद दिनों बाद वो शदीद तकलीफ के बायस चलने फिरने से भी कासिर हो गई, और बिलाखिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मेडिकल जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि उनके जो इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और इसके अंदर पैरासाइट इन्फेक्शन पाया गया। ताहम खातून का 2 हफ्ते तक इलाज जारी रहा, जिसके बाद वो थोड़ी बहुत बेहतर हुई, उनको घर वापस भेजा गया। मोरल ऑफ द स्टोरीज के आपने अपना प्रॉपर इलाज करना है, हकीमों की और नीम हकीम खतरे जान की बात नहीं सुननी है। खुदारा आपने ये जिंदा मेंढक और इस तरह के तो बिल्कुल नहीं अपना। मैं तो अब यही सोच रही थी कि वो जिंदा मेंढक को उठा नहीं सकते, अगली खा गए, उन्होंने उनका कल्चर शायद ऐसा है, कल्चर है। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे दीगर कीड़े मकोड़े मरे हुए भी खाए जाते हैं, और दीगर इंसेक्ट्स भी खाए जाते हैं, लेकिन ये जिंदा खाना काफी हैरानकुन बात थी जो मैंने अभी ये स्टोरी देखी और सुनी। और मैं काफी मैं उसी सोच में वही इमेजिन करी थी कि कैसे उन्होंने उठाकर मुंह में डाला होगा, और कोई हलचल भी मेंढक ने नहीं की होगी, और फिर जाके पेट में वो कैसे और कैसे वो कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं होगा। बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन उनकी हालत काफी तशवीशनाक हो गई है। तो ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह की कोई ट्रेजेडी आपने अपने साथ नहीं करनी, बल्कि जाना है जब भी आपकी कुछ भी मामलात हो तो डॉक्टर के पास जाना है, उन्हीं को चेक कराना है। तो आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज आपको देते हैं, दुनिया से ही देंगे, क्योंकि दुनिया का महंगा तरीन पंख किस परिंदे का है ये जानना अब बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा पंख न्यूजीलैंड के एक नायाब परिंदे हुया का है, और इसके एक पंख की कीमत हजारों डॉलर तक जा पहुंची है। हुया का साइंसी नाम अगर लिया जाए तो वो है हेट्रालोका ऑट्रियोस्ट्रिस। इतना मुश्किल नाम है, ये उनका साइंसी नाम है, जो कि न्यूजीलैंड का एक खूबसूरत काला परिंदा था, जिसकी दुम पर लंबे सफेद किनारे वाले पंख थे। बदकिस्मती से ये हुआ कि ये परिंदा 1907 के आसपास मदूम हो गया था, और फिर मावरी कबीले के लोग उसे बहुत ही आप ये कहें कि शाही और शानो वकार की अलामत समझते थे, इस परिंदे को अपने पास रखना या उसके पंख को। और उसके पंख कबायली सरदारों के ताजों और जेवरात में इस्तेमाल किए जाते थे। अक्सर आप देखते हैं ना कि जो उनके बड़े बड़े
बड़े ताज होते हैं, उनमें पंख लगे होते हैं, तो यही पंख थे। 2010 में वेलिंगटन न्यूजीलैंड में एक नीलामी में हुइया के एक पंख की कीमत 8,400 न्यूजीलैंड डॉलर, तकरीबन ये बनता होगा 5,000 अमेरिकी डॉलर, उस तक जा पहुंची थी। और ये दुनिया के किसी भी परिंदे का सबसे कीमती पंख साबित हुआ है। मगर ये इतना महंगा क्यों है? दरअसल परिंदा मुकम्मल तौर पर नायाब है इस वजह से, और मावरी सकाफत में इसकी अलामती और रूहानी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और कानूनी तौर पर ये आप ये कह लें कि सकाफती विरसे वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए भी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसी गज़ल की स्टोरी से मुझे ये पता चला कि हुइया की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुइया की कीमत इस वजह से भी ज़्यादा है कि एक तो ये पूरी दुनिया में मादूम हो चुका है, इसकी आपको उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, नायाब बहुत ज़्यादा है। और वो आप ये कह भी सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल कि यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी सप्लाई में ऊपर नीचे हमें डिमांड सप्लाई का तलब रसद ऊपर नीचे होती रहती है ना, तलब और रसद में कमी हो जाती है। किसी ज़माने में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, अब ये रूल उस तरह से मुझे याद है, लेकिन जब ये बता रही थी तो मुझे यही पता चला कि शायद इनकी नायाबी की वजह से इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है। लेकिन इनके शायद क्या कहते थे, पंख जो थे, उनसे शायद बहुत सारी कोई मुफीद चीजें भी होती हैं, इस वजह से भी उनकी कीमत, क्योंकि देखें ना बड़े बड़े घरानों में जब ताजों में आपका ये इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर है इसकी कीमत तो बादशाहों का पंख होगा तो फिर बादशाह तो फिर मुंह मांगी कीमत देते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए अब क्रिकेट की खबर आपको बताते हैं। जनूबी अफ्रीका के साथ हमारा मुकाबला जारी है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबला जारी था तो इस तरह लग रहा था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ नहीं बल्कि साउथ मुंबई के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुतसामी हों या फिर उनके दूसरे स्पिनर हैं सुब्रायन, इन दोनों का ताल्लुक तकरीबन इंडिया से है और इंडियन निजात वो लग रहे थे। इस तरह लग रहा था साउथ मुंबई से हम खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे। लेकिन अभी खबर थोड़ी सी डिफरेंट है। मुतसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 41 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। लाहौर में जारी टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन दरकार थे, जबकि पाकिस्तान को कामयाबी के लिए सिर्फ 8 विकेटें दरकार हैं। ये तो 10 बजे के बाद पता चलेगा कि होना क्या है। लेकिन अगर मुतसामी की बात की जाए तो वो दूसरे ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने पाकिस्तान में खेले गए एक ही टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। और मुतसामी की बात की जाए तो उन्होंने पहली इनिंग्स में 117 रन देकर 6 विकेट हासिल की, जबकि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 57 रन के बस 5 खिलाड़ियों को पवेलियन गिरा दिखाई। इससे कबल 1984 में इंग्लैंड के निक कुक ने कराची टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा सर अंजाम दिया था, जब उन्होंने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें 65 रन के एवज और दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें 18 रन देकर हासिल की थी। यूं 41 साल रिकॉर्ड तकरीबन बराबर होता हुआ बात वही है कि पाकिस्तान को 8 विकेटें और उस तरह से दूसरे, तो फैसला जो है मैच काफी फैसला कुन है। लेकिन देखिए आप मैच की टेंशन देख लीजिए कि एक्चुअल स्टोरी गजल भूल गई, क्योंकि इनको अभी मैच की टेंशन पड़ी है कि पता नहीं मैच का क्या होगा, 8 विकेट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुतसामी की तारीफ करनी पड़ेगी, मुतसामी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से हसनैन ने कहा, जिस तरह से उन्होंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई, मजीद हम इन डिटेल में जाकर आगे सेगमेंट में बात करेंगे कि आज क्या कुछ होगा। बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज चौथा दिन है ना, चौथा दिन है और फैसला कुन मराहिल में मैच अब दाखिल हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिली होगी और समझ भी बहुत पा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब जिस जगह हम आपको ले चलेंगे, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो जिक्र करने से पहले ही गज़ल के मुंह में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो भाग के दौड़ के हम वहां पे पहुंच जाएं या फिर वो चीज़ जिसका हम जिक्र करने लगे वो यहाँ आ जाए। कहा जाता है कि अगर आप मुल्तान गए और सोन हलवा ना खाया हो आपने, तो आपने मुल्तान ना देखा है और ना ही इंजॉय किया। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सकाफत, मेहनत और खलूस का आईना है। और इसकी खुशबू में रवायतों की महक है, इसके जायके में सदियों का हुनर है। और कई लोग इसे सिर्फ मीठा समझते हैं, मगर दरअसल ये एक फ़न है जिसमें खालिस दूध, घी, चीनी और खुश्क मेवाजात मिलकर एक ऐसी लज्जत तख्लीक करते हैं जो जुबान पर लगे तो दिल में उतर जाए। आज हम चलेंगे उन गलियों में जहां ये सोन हलवा तैयार होता है और देखेंगे कि इसे कैसे पकाया जाता है, इसके अज्जा क्या हैं और क्या चीज़ इसे मुल्तानी सोन हलवा बनाती है और दूसरे सोन हलवा से या फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसको एक इनफरादियत हासिल होती है। इसी को जानने के लिए इस वक्त हम रिपोर्ट देखेंगे दिलज़ेबा आकाश। घंटों मेहनत से तैयार करदा मुल्तान की सौगात मुल्तानी सोन हलवा, जो लज्जत, जायके और मिठास में बेमिसाल है। शहरी खुद भी खाते हैं और अपने प्यारों के लिए तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। ये मुल्तान की सौगात है सोन हलवा, तो मैंने अपने बच्चों के हाथ भेज रहा हूँ अपने ससुराल।
बच्चों की फ़्लाइट है 3 बजे की, तो ये हलवा उनके लिए लिया है, तो जा रहे हैं इंशाल्लाह। हर जगह की अपनी अपनी सौगात होती है, जैसे मुल्तान की मुल्तानी सोन हलवा है, वो तो फिर मज़ा ही अपना इस शहर से लेके खाने का है ना। तो जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ माशाल्लाह इनसे हलवा वगैरह लेते रहते हैं। मैं सोन हलवा बनाता हूँ, या इसमें आटा, मैदा और दूध डलता है। ये सर्दियों की सौगात है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डलते हैं और देसी घी डलता है। ये अब हमारा सीज़न शुरू हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और ये मज़ीद बढ़ जाएगा। ये हलवा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पसंद किया जाता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़ मुल्तान। क्या बात है दिलजेब आकाश की, जो कि हमें सोन हलवा के हवाले से बता रही थी और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमें बता रहे थे कि कौन से यूज़ हो रहे हैं, और जो शख्स बना रहा था उस सोन हलवे को, उससे भी हमारी मुलाकात कर। बिल्कुल जी। अब हसनैन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफ़ी दिल दहला देने वाला वाक़या है जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, गुजरांवाला से है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर गैरत और जुल्म के बीच एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। 19 साला अब्दुल रहमान ने अपनी बहन को उबाश नौजवानों की छेड़खानी से बचाने की कोशिश की, मगर यही कोशिश उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन गई और उबाश ने बहन भाई पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 16 साला ईमान मौका पर ही जाँ बहक हो गई। जबकि अब्दुल रहमान की बात की जाए तो वो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया और अहले इलाका के चेहरों पर दुख, आंखों में गुस्सा और दिलों में बिल्कुल बेबसी है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये वाकया हुआ कैसे और उबाश लोग कौन थे, किस तरह और क्यों फायरिंग की गई, क्या कोई दुश्मनी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें इस वाकये की मुकम्मल डिटेल्स दीजिएगा, ये वाकया कब पेश आया और बहन भाई कहाँ जा रहे थे, उबाश लोग कौन थे, क्यों फायरिंग की गई बिला वजह। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है ये गुजरांवाला के जो थाना सब्जी मंडी है उसका इलाका अस्कर कॉलोनी है, वहां पे पेश आया है। तो दो नौजवान दोनों बहन भाई थे और दोनों जो है भाई जो है अपनी बहन को स्कूल से लेके जा रहा था, वापस आ रहा था। तो रास्ते में कुछ उबाश जो है वो छेड़खानी कर रहे थे। बाइक का सिर्फ यही जुर्म बन गया कि उसने उसको अपनी बहन से छेड़खानी करने से मना किया, जिसके बाद जो बाश नौजवान है वो तैश में आ गया और उसने फौरन असला तान कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है वो जो बच्ची थी 16 साल ईमान और वो मौके पर ही जान बहक हो गई। जबकि जो उसका भाई है अब्दुल रहमान 18-19 साल उसकी उम्र है, वो इस वक्त जो है वेंटिलेटर पे है और जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, दिल दहला देने वाला वाकया है। पूरी अस्कर कॉलोनी इस वक्त जो है वो गम गुस्से में का इजहार कर रही है और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से मुंतज़िर है कि कब इस जो मुतासरा खानदान है इसको इंसाफ मिलेगा। जो हम पंजाब की माँ होने का दावा करती हैं उन मोहतरमा मरियम नवाज, उनसे भी जो है मुतासरा खानदान इल्तिजा कर रहा है कि एक नौजवान लड़की का बेकसूर, बिल्कुल बेकसूर, जिसका रत्ती भर भी इस सारे वाकये कसूर नहीं था, उसको बिला वजह जो है वो कत्ल कर दिया गया, जो कि नाहक कत्ल है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम सोगवारान जो वो इंतहाई दुख का इजहार कर रहे हैं, अहले इलाका दुख का इजहार कर रहे हैं और जो है जो आपने पंजाब हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इस सारे मामले को जो है इस केस को CCD के हवाले किया जाए। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप पंजाब के किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे, आप गुजरांवाला की बात कर रहे हैं। गुजरांवाला जो कि नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है, वहाँ पे लाजमी तौर पे डॉल्फिन भी होगी, उसके अलावा CCD भी होगी, पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट से आजकल तो पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट आ गए। सो उन सब के होने के बावजूद आज दूसरा दिन है, आप कल के वाक़े को भी देख लें, इस वाक़े को भी देख लें, आए दिन आप एक महीने में तो तकरीबन 15 वाक़े आप गुजरांवाले से रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्या, ये तमाम तर इदारे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अदारे अपने तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन शायद जो हम गुजरांवाला के जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इतने जो है वो नडर हो चुके हैं कि उनको इन इदारों का भी डर नहीं है। जैसे अगर हम CCD के हवाले से बात करें तो CCD के बनने के बाद बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा अफराद को जो है वो उनको सबक मौत जो है उनको उनका एंड इंजाम हो गया था, जिसकी वजह से काफी हद तक चोरी, डकैती और दूसरे जो मामला शहर के अंदर चल रहे हैं उसमें कमी तो हुई, लेकिन कत्ल जैसे मामला में अगर गुजरांवाला में देखा जाए तो अभी तक जो है वो कभी वाकया नहीं हो सकी। मुख्तलिफ रोजाना कोई ना कोई कत्ल का वाकया
जो है वो सामने आ जाता है, और ऐसा दिल खराश वाकया होता है जिसके अंदर जो मासूम लोग हैं, जो मासूम शहरी है, वो जो है जो जराइम पेशा अफराद हैं उसका निशाना बन जाते हैं। जब हमारी अपने जराये से हमने इस मुलजिम की, हसन नामी मुलजिम है जिसने ये फायरिंग करके ये सारा वाकया किया, उसके बारे में मालूमात दिए, तो मुख्तलिफ जराये से मालूम हो रहा है कि वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और पुलिस को बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से उसने अंधाधुंध फायरिंग की है, लग तो यही रहा है कि उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा, वरना एकदम से इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग कोई भी नहीं करता। यहाँ पर ईमान और अब्दुर्रहमान के चचा भी आपके साथ मौजूद हैं, हमारी उनसे भी बात कराइएगा, उनसे ये पूछिएगा कि अभी वो क्या मुतालबात हैं उनके, क्या मुकदमा दर्ज उन्होंने करवा दिया, पुलिस का ताउन उनके साथ कैसा है? पुलिस का तावन बड़ा अच्छा है, ठीक है। ਅਸੀਂ एक ਚਾਹਨਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਡਾਕੂ ਨੇ, ਰਕਾਟਿਆ ਆਪ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਾਟਿਆ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ठीक है। मरियम नवाज को कहने, आर्मी चीफ को कहने, सानू इंसाफ दिता जाए, मजलूम है, माड़े हैं, ठीक है। इन्हें साडे नाल बहुत ज्यादती की, साडी कुड़ी नाल तंग करदा ही, राह च डकदा सी ओनू, ठीक है। ओनू बाज कीता, वो बाज ही नहीं सुनदा, उन्हें कहा मैं तेनू कतल कर दांगा, मैं इंज है फलान है, उन्हें कतल कर छड्या, उन्हें विखा छड्या डाकू ने। ते भाई मैं बड़ी तकलीफ हो रही है, बस गल नहीं हो रही है। इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि ये वाकया पहली दफ़ा हुआ था, वो जो उसको छेड़खानी कर रहे थे वो बाश लोग, ये पहली दफ़ा कर रहे थे या तवातर से हो रही थी, और वो सबर का पैमाना उसका भी लबरेज हो गया, जो बेचारा इस वक्त वेंटिलेटर पे है? 10-15 दिन हो गए ने सर, 10-15 दिन हो गए ने छेड़खानी करदा पिया ही, कुड़ी नूं तंग करदा पिया, कुड़ी रोंदी सी, घर आके रोंदी सी, मेरे अगे रोंदी सी, अपने भरा दे अगे रोंदी सी, बड़ा ही रोंदी सी, कहती तंग करदा, मैं की करा, राह डक लैंदा ही। ਅਸੀਂ बड़े परेशान सी, बड़े परेशान सी, किते पासे नहीं जा सकते, ਅਸੀਂ इज्जतदार बंदे सी, ठीक है। तो इरफान साहब, फिर अगर 15-20 दिन से आपको ईमान बता भी रही थी, आप लोग अपडेटेड थे, तो आप लोगों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, घर वालों की जानिब से? तो पुलिस को रिपोर्ट किया गया हो? एक्शन लिया गया सी, एक्शन लिया गया सी, उन्होंने घर दे आई, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਤ ਆਂਦਾ, ਡਾਕੂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कुछ नहीं होएगा, वो आज तो बाद नहीं तंग करेगा, फिर उन्हें अब देखो। तो सर, आपके पास कानूनी रास्ता भी था, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? हाँ जी, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको तो 15-20 दिन से वो तंग कर रहा था। नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ बड़ा रोब सी। सही। तो मुदस्सिर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि अब अवाश नौजवान जो है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, हम ये मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात आ रही हैं, लेकिन ये भी मुसद्दका मालूमात हमारे पास नहीं है, लेकिन जो गैर मुसद्दका मालूमात के मुताबिक जो है पुलिस ने मुल्ज़िम को जो है हिरासत में ले लिया है। ठीक हो गया। और इरफान साहब, आप आखिर में क्या कुछ दरख्वास्त करना चाहेंगे? इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऊपर जो बैठे लोग हैं उन तक भी पहुंचे। जी जी, बोलिए। हाँ जी, आप क्या चाहेंगे कि आपको आपकी आवाज़ इस वक्त पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, तो कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? साडा केस जरा ना सीसीडी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, बस सीसीडी का गल आज बंदे हाथे करती पई है, साडे हाथे भी कुछ करे। असीं दरखास्त आर्मी चीफ से भी करने हैं, मरियम नवाज से भी करते हैं, शहबाज शरीफ से भी करते हैं, साडे नाल इंसाफ होना चाहिए, बस इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जल्द इंसाफ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बुखारी, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद इरफान भी मौजूद के अब्दुर्रहमान और ईमान के चचा थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत में बात कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की बात करें, जहां वज़ीर आला के इंतखाब और हलफ बर्दारी का मामला
आईनी बहस में बदल चुका है। हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो आज शाम 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले लें और अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो ये जिम्मेदारी स्पीकर असम्बली अदा करें। और ये फैसला उस वक्त सामने आया जब अपोजिशन जमातें इस पूरे इंतखाबी अमल को गैर आइनी और गैर शफाफ करार दे रही थी। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, तो गवर्नर के रवैये पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गवर्नर साहब को फ़ौरन खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। अगर जहाज़ की ज़रूरत है तो वज़ीर आला सिंध अपना जहाज़ दे दें। अब मेरा सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई इस इंतखाबी अमल की हिमायत में खड़ी है या फिर मज़ीद क्या पेचीदगियाँ हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसी आज हमारे साथ मौजूद है जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैं सवाल तो ये करना चाहूँगा क्योंकि आप कानून को बहुत अच्छा समझते हैं कि जिस तरह अपोजिशन जमातों ने कहा कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी अमल है, इसको शफाफ उन्होंने करार नहीं दिया, गैर शफाफ करार दिया। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें मौजूद थी जो अभी वज़ीर आला की कंट्रोवर्सी चल रही है केपी में? शुक्रिया। गुजारिश है कि अभी जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, ये तो मामला भी फिर सब जुडिस हो गया ना पेशावर हाई कोर्ट पे। आज एक पिटिशन जो कैंडिडेट थे सीएम के उन्होंने वो चैलेंज किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन बालादस्त है, सुप्रीम लॉ है और उसके ताबे रहना हर शहरी का फ़र्ज़ भी है, चाहे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है या नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में। इस कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि जो रेजिग्नेशन था चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का, उन्होंने एक टाइप शुदा रेजिग्नेशन भेजा और प्रोबेबली उस दिन गवर्नर जो थे वो पेशावर में मौजूद भी नहीं थे। लेकिन जो आइन का तकाजा है कि हैंड रिटन रेजिग्नेशन होना चाहिए आर्टिकल 130 के नीचे, तो वो उन्होंने 11 तारीख को भेज दिया। और रेजिग्नेशन ये जो होता है वो अगर वो डिक्लेयर कर दिए जाए तो उस पर और ज़्यादा प्रॉप करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि शायद जो लीगल टीम थी गवर्नर हाउस की या गवर्नर हाउस का जो अमला था, उन्होंने प्रॉपरली गवर्नर साहब को इन्फॉर्म नहीं किया या लीगल पोजीशन उनको सामने नहीं रखी। और अल्टीमेटली चेयरमैन साहब ने भी कल जो कहा गवर्नर साहब को कि आप वापस केपी के जाएं, और इन द मीन टाइम पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का हुक्म भी आ गया। तो ऑब्वियसली आइन का जो तकाजा है, रेजिग्नेशन अगर टेंडर हो गया तो उस पर कोई ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं एक पोस्ट से रिज़ाइन करता हूँ, तो उस पर क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि जो अपोजिशन का मामला है कि अगर वो समझते थे कि वो रेजिग्नेशन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर वो था कि जो स्पीकर ने इलेक्शन शेड्यूल दिया, उस इलेक्शन शेड्यूल को चैलेंज करना चाहिए था। उस इलेक्शन शेड्यूल को तो चैलेंज किया नहीं अपोजिशन ने, बल्कि 4 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए और चारों अपोजिशन के थे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्पीकर के जो शेड्यूल है उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बेहतर है कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए और ये सुप्रीम लॉ है इस मुल्क का, उसकी पाबंदी हर शख्स को करनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। और पीपल्स पार्टी की हमेशा से यही बात रही है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन भी रखती है और होप्स हो कि आज 4 बजे का वक्त है और अभी गवर्नर साहब पहुंच भी चुके हैं और इसके पहले ही 4 बजे से पहले ही ये हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी बयानबाजी जारी थी, तो क्या ये ऐसा तासुर भी मिल रहा था कि पंजाब में शायद कोई पोजीशन लेने के हवाले से, कोई ओहदा लेने के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही थी कि इस वजह से थोड़ी क्लैशेस थे? तो ऐसे कोई मुतालबात थे पीपल्स पार्टी के? देखिए, ये तासर दुरुस्त नहीं कि हमारे कोई अभी मुतालबात है। हमारे मुतालबात जो थे जब हमने 2024 में एग्रीमेंट किया इनके साथ, उसमें वो सारे मुतालबात और एग्रीमेंट में दर्ज हैं कि किन पैरामीटर्स पे हमने काम करना है और किन इश्यूज़ पे कंसल्टेशन मौजूद है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट
कि ये जो आप रिहेबिलिटेशन जो है जो कर रहे हैं सैलाब के मुतासरीन की, वो आप डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं BASP का। उस पर इतनी ज़्यादा इरिटेट होना और इस किस्म की बयानबाजी करना उनकी प्रोविंशियल क़यादत का, वो बड़ा गैर मुनासिब था और उसमें वो खलीज बढ़ रही थी और उनको एहसास करना चाहिए था कि मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर रह नहीं सकती। ये कोरम पूरा नहीं कर सकते नेशनल असम्बली में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा टॉलरेंस से और पेशेंस से सियासत की है और इसका नोटिस प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी लिया जब वह बैरून मुल्क से वापस आए, उस पर ब्रीफिंग भी ली और फिर उसी वजह से जो मरकज़ी क़यादत है PMLN की वो प्रेसिडेंट साहब के पास गई और अपना एक मौक़िफ़ रखा और उसके लिए फिर हमारी CEC की मीटिंग अभी 18 तारीख को है जिस पे बड़ी खुल के डेलिब्रेशंस भी होंगी और वही हमारा पॉलिसी साज अदारा है जो पॉलिसीज़ मुरतब करता है। तो ऐसा हमने तो कोई ओहदा डिमांड नहीं किया उनसे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट था और जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी एग्रीमेंट की, उन पे अमल दरामद करना PMLN की ज़िम्मेदारी है और हमने इनको अश्योर भी किया था कि आप 5 साल गवर्नमेंट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। वो इश्यूज़ पे मेरी क़यादत से डिस्कस करें। हमारी एक टीम जो चेयरमैन साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है उसके साथ वो बैठ के मामलात को तय करें। तो अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए और हम समझते हैं कि PMLN की जो मरकज़ी क़यादत है इसका नोटिस भी लेगी और उस पर एग्रीमेंट पे अमल दरामद करने के लिए पेशरफ्त भी करेगी। अच्छा बुखारी साहब, ये आप अगर देखें 2008 की गवर्नमेंट को देख लें, 13 की गवर्नमेंट को देख लें, तो पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लूज भी किया है इस मफामत की सियासत को लेके और पंजाब में पीपल्स पार्टी एक बड़ी पॉपुलर जमात थी। सो ये जो एकदम से हम देखते हैं 2-3-4 महीने बाद लफ्जी गोलाबारी होती है, आपकी तरफ से भी उधर से भी होती है, ये इस वजह से भी होती है कि कहीं ना कहीं आप वो ग्राउंड भी लूज नहीं करना चाहते? देखिए जी, बात है कि हमें इस अलायंस में हमें पॉलिटिकल कॉस्ट बड़ी पे करनी पड़ रही है, ये बड़ा ऑब्वियस है। हमारे कारकुन बहुत सारे नालाहा भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क के में जमहूरी निज़ाम के लिए मेरी क़यादत ने फ़ैसला किया, हमारी CEC ने फ़ैसला किया फरवरी 2024 में कि हम अलायंस में बैठेंगे लेकिन हम कोई कैबिनेट स्लॉट नहीं लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हमने लिए, ये भी एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। बल्कि उस वक्त तो हमने, क्योंकि हमारे पास वो तादाद मौजूद नहीं थी नेशनल असम्बली में कि हम प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस क्लेम करते, तो जो दीगर 2 जमातें थी हमने दोनों को ऑफ़र किया कि हम चाहते थे कि जमहूरी निज़ाम का तसलसल रहे, यहाँ पे पार्लियामान फंक्शनल रहे। हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन हो कि फिर हम कई बरस इंतज़ार करना पड़े जमहूरी निज़ाम के लिए। इसके लिए हमें पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तो PMLN की है कि पंजाब में भी गवर्नमेंट उनकी है, मरकज़ में भी गवर्नमेंट उनकी है और अगर मरकज़ में उनकी गवर्नमेंट उनकी है तो उनके पास टॉलरेंस भी होनी चाहिए, पेशेंस भी होनी चाहिए और अपने अलाइज को साथ लेके चलना भी चाहिए उनको। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कुछ ऐसी बातें भी सुनी गई हैं कि नून लीग में शामिल हो रहे थे PTI के बहुत सारे लोग, पंजाब से भी, वफाक से भी, और हमारी प्रोग्राम में उस दिन अली बुखारी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और वो कह रहे थे कि पहले पीपल्स पार्टी ने हमें पेशकश कराई थी इलेक्शंस के बाद कि मिलकर हुकूमत बनाई जाए, लेकिन अब वो तमाम तर मामलात छोड़ दें, अब हम चाहते हैं कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं। फिर असद कैसर की भी पेशकश थी, तो क्या कुछ है, अलायंस बनने जा रहा है आपका PTI के साथ या फिर नहीं? देखिए जी, इनके मौक़िफ़ में कभी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ठीक है, ये यू टर्न के बड़े बादशाह हैं और इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है, CBM की ज़रूरत है। अभी तक इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये जो बात करते हैं, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस के दरमियान डायलॉग ज़रूर होता है और डायलॉग होना भी चाहिए। और हमने तो 12 इनको कहा, लेकिन ये डायलॉग की टेबल पे आए ही नहीं कभी, ना हुकूमती जमातों के साथ आते, ना अपोजिशन के साथ ये आते हैं। तो इनकी जो लीडरशिप है, इनका बड़ा नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है और हम कैसे ट्रस्ट कर सके जो बात असद कैसर कह रहा है वो बात जो है इमरान खान मान लेगा या इमरान खान की कही हुई बात वो कल वो यू टर्न नहीं लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है इनके मौक़िफ़ पे। ठीक हो गया नैयर साहब, थैंक यू सो मच। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुल्की सियासत के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 दिन का खेल शुरू हो चुका है और इसके साथ टेस्ट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स 167 रन पर मुकम्मल हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 277 रन के हदफ के ताकुब में 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बना लिए, लेकिन अब शायद रन आगे पीछे होकर चेंज भी हो गए हैं और जनूबी अफ्रीका की जानिब से दूसरी इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा। कप्तान ईडन मार्करम 3 और रियान मल्डर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। टोनी डी जॉर्जी की बात की जाए तो वो 16 ओवर, इसके साथ साथ 16 और रियान रिकिल्टन की बात की जाए तो वो रिकिल्टन की बात की जाए तो वो 29 रन के साथ नॉट आउट रहे और पाकिस्तान की जानिब से दोनों विकेटें नुमान अली ने हासिल की और आज का दिन मैच में फैसला कुन भी साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान को अब जीत के लिए 7 विकेट दरकार है। 1 विकेट ले लिया, शाहीन शाह अफरीदी ने आते ही आज कमाल किया है। हालांकि ये स्पिन ट्रैक था। हमारे साथ नजीबुल हसनैन साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हैं, वो डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी देखते हैं और अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान 109 रन की बढ़तरी के साथ उन्होंने इनिंग्स का आगाज तो किया था, लेकिन कोई खास आगाज नहीं हो सका। अच्छा आगाज था, 150 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर एकदम से टीम हमें गिरती हुई नजर आई और अगले 17 रन पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। ये क्या हो रहा है? हमने इससे पहले एशिया कप में भी देखा था। ये कोई मेंटल कैपेबिलिटी का इशू है या फिर कोई टेक्निकल खराबी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? जी, गुड मॉर्निंग। बहुत आपने सही सवाल किया है और ये मसला जो है दिमागी भी है, टेक्निक का भी है, ओवर कॉन्फिडेंस का भी है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है, क्योंकि एक टीम ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान टीम एक कश्ती में सवार है और उसमें खुद ही होल करती है। यानी एक मैच जो 100% आपके हाथ में था उसको अब आपने 70-30 कर दिया। 30% का चांस आपने साउथ अफ्रीका को भी दे दिया। जो लीड के साथ आपका स्कोर 300 प्लस होना चाहिए था, क्या करना था आपको? 200 रन ही करने थे ना। 109 की तो आपकी लीड थी। ये कैसे पॉसिबल है कि 150 पर 4 होने के बाद आप अगले 17 रन पे आपकी पूरी टीम निमट जाए? रिडिक्यूलस। ऐसा लग रहा था किसी ने इनको बोला हुआ है कि उल्टे सीधे आड़े टेढ़े शॉट मारना, रिवर्स स्वीप ही खेलना, वरना अंदर नहीं आना। क्या क्रिकेट खेल रहे थे ये? शुरू से शुरू करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ टेल की हम बात बाद में करें। शुरू में अब्दुल्ला शफीक 41 के बाद इतना सॉफ्ट डिसमिसल। सऊद शकील को टी से 2 बॉल में पहले छक्का मारने की क्या जरूरत थी भाई, और वहीं मारा जहां फील्डर खड़ा हुआ है। बाबर आजम अब स्पिनर पर वर्क कर आए थे तो रबाडा की बॉल पे आउट हो गए। खैर, इस पूरी बैटिंग में सिर्फ एक बाबर आजम और एक शान मसूद को अच्छा बॉल पड़ा। अदरवाइज एवरीबडी प्लेड फुलिश शॉट्स। शॉट सिलेक्शन इतनी खराब है कि आप इस पर क्या बात करेंगे। आप टेस्ट मैच जीत भी जाएंगे तो हासिल क्या हो रहा है? आप तो वही कहीं पीछे ही खड़े हुए हो। आपने साबित कर दिया कि आपने पिछली टेस्ट साइकिल में जो आपकी लास्ट पोजीशन आई थी वो इसी वजह से आई थी कि आपका ये माइंडसेट है, ये खेलने का तरीका। आप दुरुस्त कह रहे हैं और तमाम बल्लेबाज एक मजबूत पोजीशन के बावजूद गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते दिखाई दिए हैं और ये शायद कोई पहली बार नहीं है। एशिया कप की बात की जाए तो एशिया कप के मैचेस में भी ऐसे ही कोलैप्स हमें देखने को मिले थे। आखिर क्या वजह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बैट्समैन दबाव के वक्त घबरा क्यों जाते हैं? इतने नापुख्ता फैसले कब हम खत्म करेंगे? देखिए, आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में एक तो स्किल का मसला भी है, माइंडसेट का मसला भी है, शॉट सिलेक्शन का मसला भी है, अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं। ये आपका होम है, यहाँ आपको ये आपका मजबूत किला होना चाहिए, यहाँ आपको डोमिनेट करना चाहिए। आपने क्या किया हुआ है? 2 स्पिनर रखे हुए हैं जिनसे आप ऐसा लगता है मजदूरों की तरह काम ले रहे हैं। ना आपने बैटिंग में कुछ करना है। फास्ट बॉलर क्यों है? आप तो बैटिंग की बात कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। फास्ट बॉलर इस टेस्ट मैच में क्या करने के लिए रखे हुए हैं? आप यहाँ खिला देते, अबरार को भी एक फास्ट बॉलर और कम कर देते। कोई प्लानिंग नहीं है। आपको अपने मुल्क में पिच पढ़ना समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक शॉट्स की बात है तो यही आपके प्लेयर्स हैं। इन्होंने सारी जिंदगी यहाँ क्रिकेट खेली हुई है और यही इनको नहीं समझ में आ रहा किस तरह। शाहीन ने बॉल नहीं किया, आज शाहीन ने बॉल किया, उन्होंने विकेट भी ले लिया। लेकिन आपके ही पॉइंट को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं कि हमने शाहीन को भी, हसन अली को भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या ये बेहतर ना होता कि स्पिन के लिए जो साजगार हमें विकेट नजर आती है इसमें हम एक आध फास्ट बॉलर को बैठा देते, एक सिर्फ वेरिएशन के लिए फास्ट बॉलर अबरार या फिर आसिफ अफरीदी को मौका दे देते? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप 2 फास्ट बॉलर खिलाएं। मैं तो कहता हूँ यहाँ 1 फास्ट बॉलर खिलाना भी बड़ी अजीब सी बात है जब आपने 1-2 ओवर ही कराने हैं। वाई वॉज शाहीन शाह अफरीदी सेलेक्टेड
वाई वॉज हसन अली सेलेक्टेड? अगर एक फास्ट बॉलर भी खिलाना था तो वो खुर्रम शहजाद होता, जो कंटिन्यूसली खेलता आ रहा है। इनको कहाँ से बीच में ले आए? क्या फ़ायदा हो रहा है इनको खिला के? क्या ये बैटिंग में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपने बनाई तो बिल्कुल स्पिन विकेट है, सारे ओवर स्पिनर्स करा रहे हैं, तो ना बैटिंग में कुछ इनसे लेना है, ना बॉलिंग में कोई बरकत के लिए रखे हुए आपने फास्ट बॉलर। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सारी ज़िंदगी यहाँ क्रिकेट खेलने वालों को पिच पढ़ना नहीं आती। क्या सोच के अजहर महमूद ने ये टीम बनाई थी? क्या सोच के ये टीम सेलेक्ट की थी? प्लेइंग 11 क्या सोच के बनाई है आपने कि शाहीन और हसन को डाला हुआ है आपने, अबरार और आसिफ बाहर बैठे हुए जिनकी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती थी। देखिए, सेइंग ऑल दैट, पाकिस्तान फिर भी मैच जीत जाएगा, लेकिन आपसे गलतियां हो रही हैं, वो गलतियों को ठीक करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा नजीब, मुझे आखिर में ये बताएगा, आपके ख्याल में आज के दिन की हिकमत अमली वैसे किस तरह की पाकिस्तान की होनी चाहिए? अभी मैच तो चल रहा है, पाकिस्तान को 8 विकेटें जरूरत थी, 1 विकेट गिर गई है, पीछे 7 रह गई हैं, तो क्या समझ रहे हैं आज फैसला कुन दिन तो लग रहा है? देखिए, अब तो जो करेगी वो ये पिच करेगी, क्योंकि यहाँ आखिरी दिन में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर 200 रन तक भी पहुँच जाए जनूबी अफ्रीका, यहाँ ये शुरू से ऐसा फंसाएंगे और ऐसा ट्रैप करेंगे कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। अच्छा। अगर मैं आपको ये भी कह दूं कि जितना मैं कॉन्फिडेंट हूं ना कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, अगर पाकिस्तान टॉस हारा होता तो ये मैच कल ही ख़त्म हो गया होता। तो इसलिए ये कमाल टॉस का था। आखिरी बारी इस पिच पे बहुत मुश्किल होगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ साउथ अफ्रीका सरवाइव नहीं कर पाएगा। और यहाँ जिस तरह से ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है नुमान ने, मुझे आज भी उम्मीद है कि नुमान ऐसी ही बॉलिंग ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्रिकेट के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं और अपना तज्जिया भी दे रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि हम आज पाकिस्तान की टीम मैच आसानी से जीत जाएगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, जब बात होती है ना बरतानिया की और फिर नौजवान नस्ल की बात होती है, नौजवान क़यादत की बात होती है, तो अवामी खिदमत और कम्युनिटी डेवलपमेंट की तो आप ये कहें कि एक नुमाया तौर पर एक मिसाल सामने आती है, और वो है काउंसलर फरहान रहमान, जो कि बहुत ही कम एज में, यानी कि सिर्फ 24 साल की उम्र में मुंतखब होने वाले फरहान रहमान न सिर्फ बरतानिया के सबसे कम उम्र पाकिस्तानी और कश्मीरी नयाद काउंसलर हैं, बल्कि वो नौजवानों के लिए एक उम्मीद, क़यादत और जिद्दत की अलामत भी बन चुके हैं। और उनकी शख्सियत इस बात की जीती जागती मिसाल है कि विजन और कम्युनिटी के लिए सच्ची नीयत से काम किया जाए तो उम्र कोई रुकावट नहीं बनती। और आज वो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है। फरहान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करवाया गज़ल ने कि 24 साल की उम्र में आप एक काउंसलर तो बन गए, लेकिन किसी भी सफ़र के पीछे एक बड़ी दास्तान होती है। उस सफ़र, अगर आपने 24 की उम्र में काउंसलर बने तो हो सकता है आपने 17 की उम्र से मेहनत स्टार्ट की हो। तो अपने सफ़र के हवाले से हमें बताइएगा। Thank you very much for having me today. What you just asked is a very important question for me because my actual journey started at the age of 18. So I was elected at the age of 21. I was right. You were absolutely right. But my political journey started at the age of 18. So I had family members that were into politics. I was majorly influenced by my father also to go into politics. But I've always been very active in the community. I've been supportive of the Labour Party, which is a party that I'm also with. And then in 2022, when the election time come up, even at that time, I wasn't entirely sure that we were going to go into politics, but we took the leap, we took the stride forward to do it. And that's where my political journey actually started. Okay, that's सही। तो रहमान, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस कि किस तरह से अभी तक आपका एक्सपीरियंस किया जा रहा है और कैसा फीडबैक मिला है अभी तक आपको? The feedback that I received from the start, I had huge amounts of support from my local community. Although a lot of people did say that I looked 15 at the time, they believed that I was still in school, going into my meetings. But the support that I received was immense. I had a huge amounts of support from everyone, especially from my local council, my colleagues. They were all really supportive of me. Of course, you always have the fear factor of going into a different arena. The political arena is very scary. It can be very overwhelming at times. Going into it, I did feel always a bit of doubt and a bit of fear. But alhamdulillah, with the guidance of Allah, how can you feel? That's very great. And please tell us about the challenges you faced over there in UK. The challenges for everyone, they're very similar, especially being a Pakistani Muslim from the UK.
as you can imagine, is very difficult. But system allows you somewhere. System allows you to come up and. No, the system provides you the support, but it's more so the system is not the problem. It's more so the image of Pakistan, of Muslims and Pakistanis in the UK. Okay. And as you know, there's always a stereotype, and when you are stereotyped in a country like UK, it's hard to excel and succeed. But so we've had loads of challenges. One of the main ones for me is being my age. That's a big challenge. Because everybody else in my council, they're a lot older than me, 20, 25 years older than me. True. So when they are senior councillors and you are literally the age of their children, there's only so much you can say and so much you can do. Especially when sometimes I'm the chair of the meeting, so I have to chair a whole meeting, and the people that I am chairing are my dad's age and my mom's age. How do you explain to them and tell them what to do? You always feel that. Sometimes I even mistakenly call them uncle or auntie. Because it's out of respect. We are raised with respect. Yeah, true. How can I call you by your first name when you're the same age as my mom and dad? Yes. So you have to That's the work on that. culture we have, by the way. But, they didn't mind over there in UK. In the UK, they're different. But for me, I was raised differently as a Pakistani. I was raised in a proper home. I have to call them uncle or auntie. I can't call you by your name. Sahi. Acha, can you tell us about your future goals? How to guide your young generation about politics? The only thing I can say, and I've always said it to young, even when I've been here for 2 weeks in Pakistan, I've said it to a number of people I've spoken to, is that how can you make a change from the outside? You have to be within to make a change. So don't be afraid to get involved in politics. It can be overwhelming, as I always say, but you should always take that leap forward, because you're not doing it for yourself, you're doing it for your brothers and sisters. I mean, the Pakistanis in the UK, here Pakistan, we have such a big community, and it's always good to see one of our own do something good. So you always have to take that leap forward. And right now you're a councillor, so what is your political goals and politically where you will stand after 10 years? What is your goals? I've always said this to everyone, is the only way is up. I never want to see myself go down, I only want to see myself go forward. Yes. I can't tell you exactly where I may be, because who knows if we might still be here tomorrow. Okay. But inshallah, we do plan to progress and excel. And the next time I do get to another stage, I will also be back here for an interview, so you can ask me further questions. And what your message for the young community, for the young generation? My message has always been the same. Work hard. Don't be afraid to fail. Failure is a part of life. There is a demand from PCR that please, if you want to speak anything in Urdu. Urdu आती है आपको? आती है थोड़ा थोड़ी आती कम है. से आती है. थोड़ा बोलेंगे तो मजा आएगा हमें. आपको मजा है, मेरे नहीं मजा है. कुछ तो बोल रहे हैं. I speak Patwari, so it's a bit different. पटवारी बोल रहे हैं. Yeah, so in Patwari we say failure हुई जाना. फिक्र ना फेलियर हो जाना, फिक्र ना करो. फिक्र ना करो. बिकॉज अभी आपको आपकी कम्युनिटी के लोग भी देख रहे हैं ना. कुते जुलसा. उन जुलसा रेस्टोरेंट में जुलसा रोटी खाने मिलता है. मैं ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਣਸੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਸੋ. इंशाल्लाह. के बनसो. अजय को नहीं पता. पता लग सी बारी जैसा. सही. पता लग सी तो बारिश हो सी. इसके अलावा आप कुछ एड्रेस करना चाहते हो, बात करना चाहते हो? इसके अलावा आप कुछ एड्रेस करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, जो अभी तक आपने फेस किया हो, जो आप चाहते हो कि बात होनी चाहिए, उस हवाले से भी? बस, I think that's more than enough. That's more than enough. Thank you so much. That's so nice to talk with you. और keep going, Thank you so much for coming. और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे. अभी तो आप काउंसलर बने, बड़ी सीट पे भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ मौजूद होंगे और हम आपसे गपशप करेंगे. लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल आपकी पटवारी भी बड़ी अच्छी हो चुकी होगी और आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी हो चुकी होगी. बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. आपको वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट के लिए जरूरी होगी. ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं बात करते. वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात. तो आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे ये पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हमने अक्सर कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि रात के बाद कुछ ना खाओ, वज़न बढ़ जाएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट वज़न का सबसे बड़ा दुश्मन है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? डाइटिंग के बारे में दुनिया भर में बेशुमार गलतफहमियां हैं, मशहूर मगर गैर साइंसी दावे हैं और ऐसी टिप्स गर्दिश करती रहती है जो हकीकत से ज़्यादा अफसाना लगती हैं. कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सैलड खाने से वज़न कम हो जाता है, जबकि कुछ यकीन रखते हैं कि डाइट करने का मतलब ये है कि भूखा रहना चाहिए. आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम डाइटिंग के मिथ्स को साइंसी नज़र से भी देखेंगे और जानेंगे कि कौन सी बातें हकीकत हैं, कौन सी महज सोशल मीडिया के
मशहूर फ़रेब हैं। तो चले हक़ाइक़ फ़हमियों के दरमियान की दिलचस्प जंग आज हम इसको खोलेंगे और इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। और आप भी अगर वज़न कम करना चाहते हैं या कुछ टिप्स लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर आपके सामने इस वक्त आ रहे होंगे 051-2426-946 और 051-890-1008। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारी आज की मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो ये जंग हम शुरू करते हैं और शुरू करने के लिए शुरू कौन करेंगी? वो आयशा शुरू करेंगी। और आयशा खालिद हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। आप डाइटिशियन हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम। थैंक यू। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में कहा, अच्छा इंट्रो था उनका बहुत, जिसमें सारी बातें की कि क्या क्या किस किस बात पे जंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपना मील स्किप करते हैं और यही माइंड में होता है कि स्किप करेंगे तो हमारा वेट लूज हो जाएगा, ये इज इट ट्रू? दैट्स नॉट ट्रू। स्टार्वेशन या आजकल बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड है और हसनैन इज़ सो राइट अबाउट इट कि हम जो चीज़ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं विच इज़ अ गुड थिंग एज़ वेल, क्योंकि हम अब जिस तरह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बात कर रहे हैं तो ये चीज़ अब एक लेमैन को यही पता है कि जो मैं बात कर रही हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं ठीक बात कर रही हूँ। सो ये हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम बात को सही तरीके से और उसको कैटेगोरिकली एड्रेस करें सो एक आम फहम इंसान के लिए वो चीज़ आसान हो। बात सिर्फ वज़न कम करने की नहीं है, इट्स अबाउट एवरी रेजिमेन। जो भी चीज़ हम जिस भी किसी चीज़ कोई भी इशू जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं उसके लिए अगर हम वज़न की चलें, फॉर एग्जांपल बात ले लेते हैं तो स्टार्वेशन या फाका कशी या रोटी चावल छोड़ देना या आप सब कुछ खाना छोड़ देना, अपने ऊपर देसी ज़बान में हराम कर देना हर अच्छी बुरी चीज़, हर वक्त क्रेविंग में ही हो कि मैंने ये खाना है। हाँ, वो चीज़ गलत है। हम सिरे से ही ये चीज़ गलत है कि आपने फाका करना है, नंबर 1। सेकेंडली ये कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना इस सारी चीज़ में, कार्ब्स की जैसे आपने बात की जी, कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ग़िज़ा मुश्तमिल ही सबसे ज़्यादा हिस्सा जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे करना चाहिए भी। उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है और सिग्निफिकेंट भी है कि आपकी ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स चाहिए विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा चलें अगर ग़िज़ा हमारी 100% है, 100% में मुश्तमिल करनी चाहिए 50 से 55% कार्ब्स पे, देन फैट्स पे, एंड देन सबसे कम जो हिस्सा है वो प्रोटीन्स पे रखना चाहिए। देखें अब अगर मैंने मिसाल के तौर पे बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, एमफिल किया, कोई आगे पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा किया, तो उसमें और बाकी उन लोगों में जो सिर्फ एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं या जनरली गूगल करके या सोशल मीडिया पे देखे डाइटिंग लोगों को बता रहे होते हैं, चूंकि मैंने इतना वजन कम किया, ठीक है, वजन तो कम कर लेता है कोई भी, आइए मैं भी आपको बताता हूँ या बताती हूँ। अब उसको देख के लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। दिस इज हाउ ट्रेंड्स बिकम दैट बिकम्स द फैशन एंड वो चीज़ फैशन में आ जाती है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं सोचते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या ये चीज़ लॉन्ग टर्म है या क्या चीज़ जो हम लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे ये चीज़ आपकी सेहत के लिए फ्यूचर में जाके कोई मसला तो नहीं करेगी। जैसे अक्सर अभी हम लाइव जाने से पहले बाल पे बात कर रहे थे कि स्किन और बालों का मसला होता है, तो बिल्कुल आप एक चीज़ एक वक्त में अटेन कर लेंगे, तो ऑन द अदर हैंड अगर कोई और चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो सबसे पहले आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, आपकी एनर्जी बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है। कि आपने वज़न तो कम कर लिया, अच्छा जैसे ही आप उस रेजिमेंट को छोड़ते हैं, उस रूटीन को छोड़ते हैं, आपका वज़न एक तो वापस आता है और बहुत ज़्यादा होकर वापस आता है, ठीक है। सो ये जो कार्ब्स छोड़ देना और फाका पे चले जाना, दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल अप्रोच। आपने चीज़ वो करनी है जो नंबर 1 प्रैक्टिकल हो। दूसरी बात ये कि आपकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रही हो, आपकी सेहत के लिए बेहतरी लेकर आपकी रिड्यूस ना हो ज़्यादा, रिड्यूस या मतलब आप डेफिशिएंट ना हो किसी मेजर विटामिन्स, मिनरल्स, जो एक फूड ग्रुप छोड़ देने से अब आपको पता ही नहीं है, आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। प्रोटीन है तो आप 8 अंडे डाल रहे हैं समेत बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जबकि अंडे आपको कितने खाने हैं डेली आपको पता ही नहीं है कि RDA क्या है, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं क्या अंडे के। अच्छा दूध छोड़ा है तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, या इस्तेमाल किया तो 2-2 कप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया रात को सोने से पहले, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अच्छा अब वो जैसे सैलड्स की आप बात कर रहे हैं कि सैलड्स हम खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जी वजन कम होता है, कुछ एक अरसे के लिए तो हम जिम भी कर लेते हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे उसके पिक्चर्स और वो डालनी है, उसके बाद वो कहाँ जाती है जिम, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि आप 10-15 दिन के लिए एक चीज़ करें उसके बाद दोबारा आप उस चीज़ पे आ जाएं जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन है, और आप खाना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा कि आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं। और स्ट्रेस ईटिंग एक साइकोलॉजिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं कि जिसमें आप इस खौफ से या तो खाना बहुत ज़्यादा कर देते हैं
या बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं बिल्कुल कि मेरा और वजन ज़्यादा ये है। मुझे अब बताइएगा ना कि ये तो चले हो गया कि मिथ्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब एक शख्स को क्या कुछ करना चाहिए कि उसका वज़न या तो मेंटेन हो जाए या Maintain फिर हो वो जाए। कम कर सकता है उसको? अच्छा, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी हसनैन कि आप सब कुछ खाएं ब्लाइंडली। आप जैसे क्योंकि ये शो हमारा कम है एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए, इफ़ वी हैव द कॉलर्स वी कैन एड्रेस सच इश्यूज, लेकिन एक जनरल अगर मैं प्लान कहूँ जो कि टेलर्ड नहीं है, क्योंकि देखिए ना आपकी एज डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, बिल्कुल, वजन की मेरी exactly. डिफरेंट है, हाइट और मैं उसके गज़ल से छोटा हिसाब हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं हम बड़े हो गए, हमें कोई मसला नहीं है, हम बड़े हो गए, ठीक। सो यू नो कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। सो जनरली ये हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट को जैसे मैं अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट अर्लीस्ट द बेटर, अपनी रूटीन को मद्देनजर रखते हुए। कुछ लोग अब 12 बजे कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट। हाँ, 12 बजे कर रहे होते हैं और 12 बजे के बाद फिर वो रात का खाना भी तो लेट खाते हैं, और फिर रात का खाना लेट खाते हैं और फिर वो सोते भी लेट हैं और फिर जब तक वो जागते रहते हैं खाते रहते हैं। सो इट हैज़ टू बी टेलर्ड दो, लेकिन हम जनरली ये कह सकते हैं कि नाश्ता प्रोटीन उसमें ज़रूर ऐड करें, दही रखें, अंडा ज़रूर ले लें, उसके साथ आप कुछ जैसे निशास्ता वाली फाइबर वाली चीज़ें जिसमें आप मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि सिर्फ ब्रेड पे चले जाना है, ठीक है, रोटी छोड़ देनी है। अब रोटी भी अगर आपके छान जो आटे में ज़्यादा है और वो मैदा वगैरह नहीं है, ठीक है, वाइट पोर्शन कम है, फ्लावर जो है, तो आप उसकी रोटी भी एक छोटी सी, जो लोग दूसरी रोटी ज़बान में जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं, चक्की का आटा, जौ का आटा, मकई का आटा। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि जी सारे आटे मिक्स करके सारे खाएंगे तो ठीक रहेगा, या उसी से सिर्फ एक वजन कम होगा, क्योंकि आजकल काफी ये चीज भी ट्रेंड में है कि बेसन का चीला आजकल चल रहा है कि उससे वो अंडे के अंदर डाल के प्याज टमाटर का उस तरह से। तो बेसन क्या है? बेसन इज ऑल्सो स्टार्च है ना, ठीक है, प्रोटीन और स्टार्च की सर्विंग जा रही है। तो बेसन टेक्निकली तो वजन उस तरह से बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो सारा वो है, उसमें फाइबर कम है, स्टार्चेस ज्यादा हैं, ठीक है। आप सिर्फ वही बात है कि जो आपकी, लिसन टू योर बॉडी की एक जनरल नीड होती है, उस हिसाब से आपने ये भी नहीं करना कि आपको, जैसे कई लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, अपनी एक्टिविटी को देखते हुए, अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए, फ्रीक्वेंट पोर्शंस में, जैसे हर 2-2, 4-4, 3-3 घंटे के बाद अब हम क्या करते हैं यूजुअली के नाश्ता है या दोपहर का खाना है या रात का खाना है, तो पूरा दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, रात के खाने में इकट्ठा बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड कर लेंगे और वो भी जंक होगा कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो एक वक्त का खाना खाता हूँ। अब वो 2000-1500 कैलोरीज अगर आप एक वक्त में ले रहे हैं, जबकि उसको डिवाइड करके ले सकते हैं, तो आपको सैटिस्फैक्शन ज़्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जब कार्ब्स की बात करें, उसकी सोर्सेज को एड्रेस करें कि सोर्सेज कौन सी होनी चाहिए। मतलब हम सिर्फ वो सफ़ेद और एक्स्ट्रा चीनी, जिसे हम टेबल सॉल्ट शुगर कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल, जंक का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल, फैट्स का इस्तेमाल, इनको लिमिटेड रखें और कम, और डीप फ्राइड आइटम्स। यस, सही। अच्छा आयशा, ये भी बताएं कि ये जो अक्सर अब हम सुनते हैं, ये डिटॉक्स वाटर हैं या फिर जो फैट बर्निंग टीज वगैरह, ये इफेक्टिव हैं? frankly they are not as effective as you hear about it. ये भी एक स्टंट है शायद कि सोशल मीडिया पे, चूंकि मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो पता है मैं जो मर्जी बोल दूं, और लोग चूंकि एक दफा वो चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हम जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। एंड देन अगर मैंने अपना ब्रांड बना लिया है कोई भी XYZ, ठीक है, फिर तो मुझे वो बात करनी ही तो मैंने कहना है कि आप देसी घी में खाना पकाएं, आप ये वाली हर्बल टी लें जो कि ये वेट लॉस करके। मेरे क्लाइंट्स रात के 2-2, 3-3 बजे मुझे लिंक्स भेज रहे होते हैं कि ये वाला बंदा तो ये कह रहा है, जबकि वो डाइटिशियन भी नहीं है। और फिर यूजुअली आई एम वेरी पोलाइट एंड काइंड विद माय पेशेंट्स एंड आई लिसन टू देम फॉर एज लॉन्ग एज दे वांट मी टू हियर। लेकिन इन पे आके मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपको पता ही नहीं है कि ये कौन बंदा बात कर रहा है, आपको नहीं पता कि ये फलाना टी, फलानी ये, फलानी वो, PCOS टी, फलानी स्लिमिंग टी, वेट लॉस आटा, शुगर फ्री आटा। भाई कौन सा आटा है जो शुगर फ्री होगा? आटे में कैलोरीज होंगी, कार्ब्स होंगे ही होंगे। तो दिस इज एक्चुअली अ मिथ है। वो ठीक है वक्ती तौर पे, जैसे हम चाय पीते हैं वी फील गुड, तो चाय अब कोई भी हो, वो चाहे हर्बल टी हो। हाउएवर जैसे कि एक प्रैक्टिस है ना गज़ल के, खाना खाने के फौरन बाद हम ब्लैक टी कॉफी पीते हैं। उसमें टैनिन्स और कैफीन होता है, वो आपको मैल एब्जॉर्प्शन कर सकता है, यानी आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। प्राइमरीली एसेंशियली बी को, कैल्शियम को, आयरन को उसके साथ बाइंड हो जाता है, वो ग़िज़ा में शामिल हो जाएगा, वो नहीं रहता खून में, उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता। ये भी वजह है कि हमारे यहाँ पे अक्सर आयरन डेफिशिएंट भी रहती हैं ख़वातीन भी और मर्द। तो बेहतर है कि जो हर्बल टी की आप बात करें कि हम हर्बल टी
खाने के बाद उस तरह ले सकते हैं, ठीक वो फिर हो। मसला नहीं करेगा। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आप हम सब एक कल्चर में ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमने पराठा भी खाया, हमने रोटियां भी खाई, इसी तरह से पले बड़े। ठीक है। अब आके हमें न्यूट्रिशन बताता है कि नहीं आपने तो रोटी छोड़नी है, तो तब आके आपने वीक होना है, रोटी में बड़ी शुगर है। क्या हम कम्प्लीटली रोटी छोड़ दें या उसको कम कर दें? क्योंकि एक सिस्टम है जो पिछले 30-32 साल से चल रहा है, उसको एकदम से आप स्किप करेंगे तो आपकी तो भूख कोई भी पूरी नहीं कर सकता। 30-32 साल से चल रहा है, इट्स बिन रनिंग सिंस एजेस सेंचुरीज, नहीं छोड़ सकते। हमारा स्टेपल फूड है, जैसे इसी तरह आपके आंसर को मैं आपके क्वेश्चन को इस तरह आंसर करती हूँ कि गोरे को कहें कि तुम रोज देसी घी खाओ वो कैसे करेगा? ठीक है, बिल्कुल। हम उसको पराठे पे लगा नहीं सकते, अपने आप से छुड़ा नहीं सकते। वो अपनी फाइबर की इंटेक किसी और तरीके से पूरी करते हैं, छिलके खा के, हंस खा के, स्पगोल खा के। हम पराठा रोटी नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ने की ज़रूरत है। हाउएवर, जैसे मैंने पहले से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बात की थी कि आपने चीज़ों को छोड़ना नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में रखना है। और कुछ चीज़ें आप जिंदगी में से, जैसे चीनी की बात है, चीनी कल्प्रेट कौन सी वाली है? ये वाली सिर्फ चीनी नहीं है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन इस वक्त हमाद साहब ने कहा कि हमारा वक्त खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच आयशा, आप आई और आपने इन डिटेल कन्वर्सेशन की है। ख़वातीन और हज़रात, आज के सुबह की शो से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।